कार में हब ग्रीस कैसे करें। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी ठीक लोग होंगे। हम आज आपके लिए एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ टेक्निकल वीडियो लेके आए हैं। इसी वीडियो में हम आपको हब ग्रीस में यूज़ होने वाले मेन पार्ट्स के नाम बताएंगे, साथ ही ये बताएंगे कि इन पार्ट्सों का रखरखाव या देखभाल कैसे करते हैं। सबसे पहले हम कैलिपर असेंबली के पीछे लगे दो लॉन्ग स्क्रू बोल्टों को रिमूव करेंगे स्पैनर की मदद से। जैसे ही दोनों लॉन्ग बोल्ट निकाल के हम ऐसी सुरक्षित जगह पे रखेंगे जिससे हमें इनका आसानी से मिल सकें। उसके बाद हम कैलिपर असेंबली को ऊपर हिलाते हुए डिस्क से बाहर निकालेंगे और याद रखें कि इसमें लगे हुए ब्रेक फ्लूइड के पाइपलाइन को हमें नहीं खोलना है और कैलिपर असेंबली को सुरक्षित किसी स्थान पे हमें रख देना है। उसके बाद हम व्हील कैप को खोलेंगे, हब के कैप को खोलेंगे। उसके बाद याद रहे जो पुर्जा हमें सबसे पहले खोलना है वह सबसे लास्ट में जुड़ेगा। उसके बाद हम इस शाफ्ट लॉक को निकालेंगे नोज प्लेयर की सहायता से। शाफ्ट लॉक को बाहर निकालते ही हम व्हील को किसी भी ऑब्जेक्ट की मदद से लॉक करेंगे, जैसे कि हमने स्क्रू ड्राइवर से इसको लॉक किया है। उसके बाद हब शाफ्ट लॉक असेंबली के माउंटिंग बोल्ट को रिमूव करेंगे स्पैनर की सहायता से। उसके बाद हम हब शाफ्ट लॉक असेंबली को बाहर निकालेंगे। ये शाफ्ट और हब को लॉक करती है। उसके बाद इसमें हमें एक चेक नट दिखाई पड़ रहा है। चेक नट के ऊपर एक लॉक वाशर के साथ लॉक हुआ है, तो सबसे पहले हम लॉक वाशर को सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद चेक नट को व्हील हब स्पैनर की मदद से खोलेंगे। अगर आपके पास हब स्पैनर ओपनर नहीं है तो जिस तरह मैं चीज़र लगा रहा हूँ इस तरह खोलेंगे। चेक नट को हमें काटना नहीं है, याद रखें, क्योंकि लगाते समय नहीं हमें बहुत दिक्कत होगी। इस तरह हमें इसको खोलना है, चेक नट के आधे हिस्से पे रखना है और चीज़र और हैमर की सहायता से रिमूव कर देना है। इसके बाद लॉक वाशर को हमने रिमूव किया जो दोनों चेक नटों को खोलता है। उसके बाद अंदर वाली चेक नट को भी हमें इसी तरह रिमूव कर देना है। जैसे ही हम चेक नट को रिमूव करेंगे तो उसके बाद डिस्क को हम रिमूव कर देना है और डिस्क पे देखेंगे किसी भी तरह के कोई निशान तो नहीं बने हुए हैं। निशान बने हैं तो इसे हमें स्कैमिंग करवाने की ज़रूरत है। जैसे ही हम इसको साफ जगह पे रखेंगे और ग्रीस के हाथों को इसमें टच नहीं करेंगे। उसके बाद हम एक लॉक वाशर को निकालेंगे। बेयरिंग के ऊपर एक लॉक वाशर रहता है, ये वाला लॉक वाशर है। इसको निकालते ही ये लॉक वाशर है, लॉक वाशर को निकालेंगे। उसके बाद हम हब को निकालते हुए हब को बेयरिंग निकाल दिया। अब हब को हम बाहर निकालेंगे और हब की सील को देखेंगे कहीं ख़राब तो नहीं है। यदि सील ख़राब है तो ग्रीस हब के अंदर इसके साथ हब में से निकल के ब्रेक पैड डस्ट कवर के पीछे की तरफ चला जाएगा, सेफ्टी कवर की तरफ। जैसे ही उसके बाद हम ब्रेक डिस्क सेफ्टी कवर को खोलेंगे या डस्ट कवर बोल सकते हैं, डस्ट कवर को खोलेंगे जिससे कीचड़ पानी इसमें आसानी से नहीं लगे। उसके बाद इसको हम रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। उसके बाद कैलिपर स्टैंड को हटाएंगे जहाँ पे कैलिपर असेंबली फिट होती है। उसके बाद हब माउंटिंग को हटाएंगे जिसके ऊपर हब माउंट रहता है और घूमता रहता है, इसको हटा के दूर करेंगे। अब इसके बाद हम पीछे जो हब का डस्ट प्लेट लगा हुआ है उस प्लेट को हम आसानी से रिमूव करेंगे। जैसे ही हमारी डस्ट प्लेट रिमूव हो जाएगी उसके बाद हम ये डस्ट प्लेट की दोनों लीफ पत्तियों को साइड में रखेंगे। उसके बाद अपर एंड लोअर नकल पोस्ट को स्पैनर की सहायता से हम रिमूव करेंगे। दोनों अपर लोअर रिमूव करने के बाद चीज़र की मदद से आसानी से हम इनको नकल पोस्टों को बाहर निकाल देंगे। नकल पोस्टों को जैसे हम बाहर निकाल देंगे उसके बाद दोनों पोस्ट बाहर आ गई। उसके बाद हब को हम साइड में कर सकते हैं या स्टीयरिंग सिस्टम से इसको हम रिमूव भी कर सकते हैं। हम काम को नहीं बढ़ाते हुए हमने साइड में किया। उसके बाद हब शाफ्ट निकालने से पहले दोनों वायरिंग नकल पोस्ट की दोनों वायरिंग बाहर निकालेंगे और इनको अच्छी तरह देखेंगे वायरिंग हमारी सही है या ख़राब है। अगर सही है तो यही रखेंगे। उसके बाद हम हब शाफ्ट को बाहर की तरफ रिमूव करेंगे जिसे घुटना भी बोला जाता है।
ये हब शाफ्ट है, इसमें एक तरीके का यूनिवर्सल जॉइंट होता है जो स्टीयरिंग करने में हमारी मदद करता है। उसके बाद हम जितने भी खोले हुए पार्ट्स को एक ट्रे में रखेंगे, केरोसिन या पेट्रोल की मदद से इनको अच्छी तरह वॉश करेंगे और वॉश किए हुए पार्ट्स को एयर की मदद से ड्राई करेंगे। यदि हमारे पास एयर नहीं है तो नेचुरल रिसोर्स सनलाइट में इनको रखेंगे और एक कपड़े की मदद से इनको ड्राई कर लेंगे, जिससे इनमें मात्रा नहीं रहे, जिससे हमारा ग्रीस इन पे अच्छी तरह लिपट जाए। और याद रखें, इनको पानी से कभी नहीं धोना है। उसके बाद अब बारी आती है वेयरिंग में ग्रीस भरने की। तो हम सबसे पहले वेयरिंगों में ग्रीस भरेंगे। नकल पोस्ट की 2 वेयरिंग और 2 हब की वेयरिंग होती है। अब ग्रीस कैसे भरा जाता है हम दिखाएंगे। हथेली पे ग्रीस रखना है और बेरिंग को उसके ऊपर जमा के अपनी तरफ खींचना है। ये देखो, ऐसे ग्रीस जो इसकी बेरिंग की गोली होती है बॉल, उन बॉलों में से पार होना चाहिए। अगर इस तरह आप ग्रीस भरोगे तो आपकी बेरिंग कभी भी नहीं टूटेगी। ये बहुत यूज़फुल ट्रिक्स है, बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। ऊपर लगाने से ग्रीस नहीं भरा जाता, अंदर भी इसके अंदर हमें ग्रीस भरना है। जैसे ही इसके अंदर हम ग्रीस भर के कंप्लीट करेंगे, उसके बाद अगली बारी आती है हमारी यूनिवर्सल शाफ्ट के जॉइंट की। वॉल टाइप का जॉइंट है ये। क्या है, टर्निंग के समय जब गाड़ी लेफ़्ट राइट टर्निंग होती है तो ये भी हब शाफ्ट इसके साथ जुड़ी हुई रहती है। ये भी लेफ़्ट राइट टर्निंग करने में हमें मदद करता है। तो इसमें ग्रीस भरने का तरीका, इसमें अच्छी तरह हम ग्रीस हथेली से या हाथ की उंगलियों से दबा दबा के भरेंगे। इसमें जैसे ग्रीस ऊपर तक भरेंगे, उसके बाद इसको हम लेफ़्ट राइट चारों तरफ रोटेट कर करके इसमें ग्रीस भरेंगे। जैसे ही इसमें ग्रीस भर जाएगा ऊपर तक, इसको लेफ़्ट राइट करेंगे, अप डाउन करेंगे, तो ये ऊपर वाले ग्रीस को नीचे की तरफ ले जाएगा। तो इस तरह हमें हमारे क्या नाम घुटने में ग्रीस भर देना है। जैसे ही हमारे घुटने का ग्रीस हम भर के कंप्लीट होंगे तो इसको चारों तरफ हमें रोटेट करना है, जिससे इसमें ग्रीस अंदर की तरफ पूरी तरह चला जाए और हर हिस्से तक इसका ग्रीस चला जाए। अब इसके बाद हम हब शाफ्ट को इंसर्ट करेंगे और हब के अंदर थोड़ा सा ग्रीस लगा देंगे। ध्यान रहे, इसमें लिमिटेड मात्रा में ग्रीस लगाना है, नहीं तो बाद में ग्रीस को बाहर फेंकेगा, हमारी सील ख़राब होने के पूरे चांस रहेंगे। अब आती है हब की बारी, पर हब से पहले हम बेरिंग लगाएंगे। इसमें नकल पोस्ट की दोनों बेरिंगों को हमें फंसाना है। तो जैसे ही हम हब को फंसाने की कोशिश करते हैं, उससे पहले नकल पोस्ट की दोनों बेरिंगों को ज़रूर हमें लगा लेना है। अपर नकल पोस्ट की एक बेरिंग होती है, लोअर की एक। यदि ये बेरिंग ख़राब है तो हमें इनको चेंज कर देना है। और चेंज करते समय ध्यान रखना है कि इसकी जो इनर आउटर रेस है उसके साथ हमें इसको चेंज करना है सबसे। उसके बाद हम हब को इसके अंदर लगाएंगे। हब जैसे ही हमने इसमें इंसर्ट किया है तो एक नकल पोस्ट को लेंगे हम और नकल पोस्ट को अलाइनमेंट करेंगे बेरिंग के साथ कि बेरिंग है। उसके बाद नकल पोस्ट लेंगे और नकल पोस्ट को हम आराम से हब को थोड़ा बहुत हिलाते हुए आराम से लगाएंगे। इसको दोस्तों ठोकना नहीं है गलती से भी, क्योंकि ये इजी चला जाता है, आराम से चला जाएगा। हल्का ठोकना है तो ना के बराबर। इसी तरह हम नीचे वाली नकल पोस्ट को भी लगा देंगे। अब हम दोनों हमारी नकल पोस्ट लग के तैयार हो जाएंगी तो हमें इनमें लॉन्ग बोल्ट जो इनके टाइटिंग बोल्ट होते हैं उनको नॉर्मल लगा के छोड़ देंगे, क्योंकि फुल टाइट हम नहीं करेंगे। रीज़न बताते हैं कि पीछे वाला अभी हमें डस्ट कवर लगाना है। अगर फुल टाइट कर दिया तो पीछे वाला डस्ट कवर लगाने में दिक्कत होगी, इसलिए हम इनको हैंड टाइट करेंगे नॉर्मल, जिससे हम थोड़ा बहुत इसको आपको हिला सके। अब हम पीछे वाले डस्ट कवर को इंसर्ट करेंगे, अलाइनमेंट में ला के डस्ट सील के साथ एक गत्ता है उसके साथ इनको लगाएंगे। उसके बाद हमने हब को में जितनी भी ग्रीस की हमें लगता है कि कमी है वो ग्रीस हम भर देंगे। पर ध्यान रहे, ज़रूरत से ज़्यादा हमें हब के अंदर कभी भी ग्रीस नहीं भरना है। ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ हानिकारक होती है। तो फिर हम दोनों ही पोस्ट को, नकल पोस्टों को फुल टाइट करेंगे स्पैनर की मदद से, आसानी से इनको टाइट कर देंगे। और ध्यान रखें, इन सभी बोल्ट में स्प्रिंग वाशर होना चाहिए, जिस वजह से हमारा ये वाशर लॉक खुले नहीं। उसके बाद हम हब कैरियर को लेंगे और हब कैरियर को स्टब एक्सल के साथ माउंट करेंगे, अलाइन करेंगे। उसके बाद अब बारी आती है हमारे कैलिपर स्टैंड की और डिस्क प्रोटेक्शन गाइड प्लेट की। अब हम इसको माउंट करेंगे। इसको माउंट करने के बाद हम इसको अब फुल टाइट करते हैं। अब इसको स्पैनर की सहायता से हमें फुल टाइट कर देंगे। जैसे ही
स्पैनर की सहायता से हम इन बोल्टों को फुल टाइट करेंगे। जैसे ही हमारे बोल्ट फुल टाइट हो जाएं तो उसके बाद हमें इंश्योर करना है कि हमें हब में सील लगा रखी है, और उसके बाद हब में दोनों बेरिंगों को लगाते हुए हमें इसके अंदर हब को इंसर्ट करना है। जैसे ही हम इसके अंदर हब को इंसर्ट कर देंगे उसके बाद अब बारी आती है हमारी कि हमें इसमें थोड़ा बेरिंग को अंदर की तरफ चीज़ल की मदद से ठोकते हैं, जिससे हमारा चेक नट कसने में हमें ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। पर याद रखें, बेरिंग के ऊपर जो हमें वाशर बताया था वो वाशर लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो वाशर नहीं लगाया तो चेक नट और बेरिंग लॉक होकर मेल्ट हो जाती हैं, जिस कारण हमारा हब पूरा डैमेज हो जाता है। छोटी सी सावधानी पर बड़े काम की। उसके बाद हम हैंड टाइट अंदर की चेक नट को लगाएंगे। कभी इस चेक नट के साथ ज़बरदस्ती नहीं करें, उल्टा घुमा के इसको सीधा घुमा देंगे, जिस कारण हमारी चेक नट आराम से शाफ्ट के ऊपर लॉक हो जाएगी। और उसके बाद हम इसको फुल टाइट करेंगे। उसके बाद दोनों चेक नट लॉक वाशर को लगाएंगे और इसी प्रकार बाहर वाली चेक नट को उल्टा घुमाते हुए सीधा घुमाएंगे, और इसको भी हम हैंड टाइट करेंगे। और फिर इसको धीरे धीरे चीज़ल की मदद से हम इसको टाइट करना शुरू करेंगे। जैसे ही हमारी चेक नट टाइट हो जाए तो हमें हब को घुमा के इंश्योर करना है कि हब ज़्यादा तो नहीं टाइट हो गया है। ज़्यादा होगा तो हमारी बेरिंगें तोड़ देगी, इसलिए हमें नॉर्मल कंडीशन का हम रखना है स्मूथ। उसके बाद हम चेक नट लॉक को लगाएंगे। एक लॉक बाहर की तरफ करेंगे और एक लॉक अंदर वाली चेक नट पे करेंगे। इस प्रकार हमारी दोनों चेक नट आसानी से लॉक हो जाएंगी। अब बारी आती है डिस्क को लगाने की। तो अब हम डिस्क प्लेट को लगाएंगे। जैसे ही हम डिस्क प्लेट को इसमें इंसर्ट करते हैं उसके बाद हब शाफ्ट लॉक असेंबली को लगाएंगे, घुमाते हुए अलाइन करेंगे और थोड़ा सा इसको ठोक के अंदर की तरफ लगा देंगे, क्योंकि शाफ्ट पे स्प्लाइंस कटे हुए हैं, ग्रीस भरा हुआ है, थोड़ा सा हट जाएगा, इसलिए हम इसको आसानी से लगाएंगे। हैमर की मदद से थोड़ा ठोक देंगे। उसके बाद इसके लॉन्ग स्क्रू जो इसको लॉक हब के साथ शाफ्ट को लॉक करते हैं, एक असेंबली बनाते हैं घूमते समय, उनको लगाएंगे। और उसके बाद हम अब इसमें कैलिपर स्टैंड को लगाएंगे। कैलिपर स्टैंड के ऊपर एक कैलिपर ब्रैकेट रहता है, कैलिपर ब्रैकेट को हम माउंट करेंगे। कैलिपर ब्रैकेट को हमने जैसे ही माउंट किया तो उसको हम फुल टाइट कर देंगे। पूरी तरह हम अच्छी तरह उस कैलिपर ब्रैकेट को टाइट कर देंगे। और याद रखिए, जो कैलिपर ब्रैकेट में साउंड आता है कभी ब्रेक में, डिस्क में, वो क्लिप पैड की वजह से आता है। जो छोटी छोटी 2 लीप स्प्रिंग होती है जिनमें ये पैड माउंट होते हैं, उनकी वजह से, तो हमें उनको चेंज करने की आवश्यकता है। यदि साउंड आ रहा, दोनों पैड को हम ब्रेक शू को लगा देंगे। अब ब्रेक शू को दोनों को इंसर्ट हम आराम से कर देंगे। जैसे ही हम दोनों ब्रेक शू को इंसर्ट करेंगे उसके बाद हम आपको बताएंगे ये वो 2 क्लिप पैड हैं जिनकी वजह से साउंड आता है, ये पैड को होल्ड करके रखती हैं। उसके बाद यदि हम नए ब्रेक शू लगा रहे हैं तो पिस्टन को हम अंदर की तरफ दबाएंगे। पिस्टन को जैसे ही अंदर की तरफ दबाएंगे तो हमारा ब्रेक शू में पिस्टन आराम से आ जाएगा। उसके पीछे कैलिपर के 2 बोल्ट को टाइट करेंगे। जैसे ही कैलिपर के दोनों बोल्ट हमारे टाइट हो जाएंगे उसके बाद हम आराम से हब को घुमा के चेक कर सकते हैं। उसके बाद हब शाफ्ट लॉक असेंबली को टाइट करेंगे और उसमें से एक बोल्ट को निकाल के रखेंगे, क्योंकि अभी हमें लॉक लगाना है, तो ये ट्रिक अपनाएंगे। उसके बाद एक हाथ से हम बोल्ट को बाहर की तरफ खींचेंगे और दूसरे हाथ से नोज प्लेयर की सहायता से हम लॉक लगा के इसको टाइट कर देंगे। अब हम आपको बताते हैं कि व्हील को लॉक करना है और उसके बाद हब शाफ्ट लॉक असेंबली को फुल टाइट कर दें। हब को लॉक करके हब टाइट शाफ्ट असेंबली को हम फुल टाइट कर देंगे और फाइनल इसको स्पैनर की मदद से हम रीचेक करेंगे कि हमारे लॉन्ग बोल्ट फुल टाइट हुए या नहीं। जैसे ही स्पैनर की मदद से हम इनको चेक करेंगे और सीक्वेंस वाइज थोड़ा थोड़ा सभी को इनके दिए हुए टॉर्क के अनुसार टाइट करेंगे। अब याद करो, हमने आपको हब खोलने से पहले एक बात बताई थी, जो भी हम कोई भी स्पेयर पहले खोलते हैं उसको बाद में जोड़ते हैं और जो बाद में खोलते हैं उसको पहले जोड़ते हैं। ऐसे करते हुए हम इसको लॉक करेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट